हेलो एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनालॉग सर्किट। हमने पिछले क्लास में मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को स्टार्ट किया था एंड इन द प्रीवियस क्लास दैट इज़ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पार्ट 1 में हमने आरसी कपल सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था और हमने उसके डिसएडवांटेज के बारे में भी पढ़ा था। दैट इज़ द सिंगल स्टेज आरसी कपल एम्पलीफायर हैज़ स्मॉल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। और अगर हमें इस लार्ज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट अगर हमें चाहिए तो हम एम्पलीफायर को कैस्केडेड स्टेज में कनेक्ट करते हैं एंड वी गेट द लार्ज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज़ द कैस्केडेड एम्पलीफायर और वी कैन से द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। सो इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर the amplifier are connected in cascaded to get large gain bandwidth product. When amplifier are connected such that the output of one is given to the input of another, they are said to be cascaded. अगर आप एक एम्पलीफायर के आउटपुट को दूसरे एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर है आपका उसका एक ट्रांजिस्टर के आउटपुट को दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट में फीड करते हैं तो वो जो कनेक्शन आपका बनेगा दैट इज़ कॉल्ड द कैस्केडेड। और हम कैस्केडेड फॉर्म में एम्पलीफायर को कनेक्ट करके हमें क्या मिलेगा, लार्ज गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। द सेकेंड पॉइंट इज़ व्हेन द एम्पलीफायर आर कैस्केडेड प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड इन बिटवीन द टू स्टेज so that the maximum power will be transferred from one stage to another stage, and second one is the output will not be distorted. अब जैसा कि हमने बाइसिंग एक ट्रांजिस्टर होता है उसको प्रॉपर बाइस किया जाता है सो डैट कि आपका जो ट्रांजिस्टर आउटपुट प्रोड्यूस करे वो एक फेथफुल एम्पलीफिकेशन हो, वो लीनियर आउटपुट को प्रोड्यूस करे। मीन्स कि अगर आप एक साइनोसाइडल सिग्नल देते हैं तो आपको आउटपुट में भी एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ साइनोसाइडल सिग्नल ही मिलना चाहिए, उसके फ्रीक्वेंसी में कोई भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मे बी आपका जो फेज शिफ्ट मतलब हो सकता है बट अगर फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हो जाएगी तो यू विल गेट द नॉन लीनियर आउटपुट दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आप जब भी एम्पलीफायर को कैस्केड करते हैं तो प्रॉपर इम्पीडेंस मैचिंग होना चाहिए आपके सो डैट कि जो पावर जो है वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो सके और जो आउटपुट हो वो लीनियर होना चाहिए, आउटपुट डिस्टॉर्टेड नहीं होना चाहिए। इसलिए हम आरसी कपल जो कैपेसिटर हैं वो कपलिंग करते हैं एक स्टेज से दूसरे स्टेज में, ताकि जो बाइसिंग वोल्टेज है, जो डीसी वोल्टेज है, वो फर्स्ट स्टेज का डीसी वोल्टेज है वो सेकेंड स्टेज के बाइसिंग वोल्टेज और डीसी वोल्टेज जो है वो उसको डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए हम बीच में कैपेसिटेंस लगाते हैं जो बिल्कुल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, डीसी आइसोलेशन प्रोवाइड करता है सो डैट कि हमारा जो बाइसिंग जो है वो डिस्टर्ब ना हो। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ कपलिंग वी आर यूजिंग। अगर एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से कनेक्ट करना है तो हम तीन तरह का कपलिंग करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द आरसी कपल्ड, जो कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने काफ़ी डिस्कस भी किया है आरसी कपल्ड के बारे में। एंड ये जो आरसी कपल्ड है वो बेसिकली हमें जो अगर वोल्टेज एम्पलीफिकेशन करना रहता है तो वहीं पे हम आरसी कपल्ड का इस्तेमाल जनरली करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कपलिंग है आपका ट्रांसफार्मर कपल, एंड दिस ट्रांसफार्मर कपलिंग इज़ यूज्ड फॉर पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर आपको पढ़ना भी है, एक टॉपिक है आपका इस एनालॉग सर्किट में। वहाँ पे जब हम पावर एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से कनेक्ट करने के लिए, यानी तो आप आउटपुट जहाँ से आप लेते हैं वहाँ पे आप ट्रांसफार्मर का कपलिंग करते हैं ताकि आपके पावर जो है वो मैक्सिमम आपको मिल सके। क्योंकि आपका अगर आप रेजिस्टिव लोड लगाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि वो लोड जो है पावर एब्जॉर्ब करता है। सो वी यूज़ द ट्रांसफार्मर कपल टू गेट द लार्ज पावर एम्पलीफिकेशन। एंड सेकेंड वन इज़ द डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर, दैट इज़ द डीसी एम्पलीफायर। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
and in the multi-stage amplifier bandwidth is reduced or there is shrinkage in bandwidth. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, दैट इज़ द कैस्केडेड एम्पलीफायर आप कनेक्ट करते हैं, तो आपका गेन जनरली जो आपका एक सिंगल स्टेज का गेन होता है उससे जो गेन है वो बढ़ जाता है, लेकिन आपकी बैंडविड्थ है वो रिड्यूस हो जाएंगी, क्योंकि गेन बैंडविड्थ का प्रोडक्ट जो होता है वो जनरली आपका कांस्टेंट होता है. सो वी कैन से हियर कि आपका जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होगा वहाँ पे गेन बढ़ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, और बैंडविड्थ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. And there is one note here: the gain bandwidth product of the two-stage amplifier is greater than the gain bandwidth product of single-stage amplifier. तो ये तो एक डिसएडवांटेजेस ही है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का कि आपको गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है वो कम मिलता है, और हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर कैस्केडेड एम्पलीफायर को कनेक्ट करते हैं इन कैस्केडेड फॉर्म में टू गेट द लार्ज गेन bandwidth product. Now the next topic is the bandwidth of the multi-stage amplifier. तो यहाँ पे हम एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का बैंडविड्थ को के फार्मूला को डिराइव करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है उसका बैंडविड्थ क्या होता है. सो वी हैव अज्यूम हियर दैट देयर इज़ एन आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर जो है वो कैस्केडेड फॉर्म में कनेक्टेड है, एंड नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर इज कनेक्टेड एंड दे आर आइडेंटिकल वन, मीन्स सबके गेन के वैल्यू जो हैं वो सेम यहाँ पे अज्यूम किया गया है. एंड सेकेंड इज़ द FH 3 dB हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. FH इज़ डिनोटेड हियर द हाई 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर इंडिविजुअल स्टेज. मीन्स एक जो आपका पर्टिकुलर एक ट्रांजिस्टर है उसका 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ FH, एंड इन द सेम मैनर FL इज़ द लो 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द इंडिविजुअल स्टेज. मतलब सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का जो हाई dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड लो dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ द FH एंड FL respectively. So the bandwidth we can calculate here, that is FH minus FL, bandwidth of the individual stage. So हम यहाँ देख भी सकते हैं, this is the frequency response of the single stage RC coupled amplifier, and this is FH and this is FL, and FH minus FL will give a bandwidth of the particular RC coupled amplifier circuit. Next we have F star H. हमने कंसिडर किया है यहाँ हाई 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जहाँ पे आपके यहाँ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्टेड हैं, उसका जो एक कंबाइंड फॉर्म जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आएगा उसका जो F हाई dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वी हैव टेकन हियर FH, एंड लो 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज टेकन एज F star L. तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? बैंडविड्थ इज विल बी हियर F star H minus F star L. That is the bandwidth of the multi-stage amplifier. Means there are a number of transistors connected in cascaded, and their bandwidth is the we have taken is the BW star. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो आपका बैंडविड्थ ऑफ द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है वो कम होता है, लेस देन दैट इज़ द बैंडविड्थ ऑफ द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, और वी कैन राइट हियर दैट F star H minus F star L is less than FH minus FL. Now we will derive the relationship between the single stage and multi-stage amplifier bandwidth relation. So first, as we know, the gain of the individual stage, gain of the individual stage AI is equal to one upon one plus F by FH.
we have already calculated the value of single stage current gain in the previous class, and this is for at high frequency. In the same manner, we can calculate this gain at low frequency also. So calculation of FH star. So we will calculate the FH star for the n number of identical stages, that is n number of transistors connected in cascaded. We can calculate first. We can write the overall gain of n identical stage in cascade. सो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि n नंबर ऑफ आपके ट्रांजिस्टर अगर कनेक्टेड हैं इन कैस्केडेड में, तो जो गेन जो है वो आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो अगर n नंबर ऑफ स्टेज है तो वी कैन राइट द ओवरऑल करेंट गेन लाइक AI स्टार इज़ 1 बाई, ये आपका सिंगल स्टेज का था, 1 प्लस F by FH, or if these transistors are connected in cascaded are identical, तो यहाँ पे सबके जो FH जो है होंगे वो सेम रहेंगे. So we can write here for n number of identical stages into n, क्योंकि ये n number of ये जो टर्म है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो वी कैन राइट हेयर लाइक AI is equal to mod of this term is to the power n. Further we can write here F is equal to at 0, F is equal to at FH. So we'll get the value here, AI star is equal to 1, and here we will get 3 dB gain, that is 1 upon root 2. So we consider this equation as A. So from equation A we can write here from equation A at F is equal to FH, the value of current gain is 1 by root 2. So we can write here, so you can see in the previous, at F is equal to FH, we got the value of gain is equal to 1 by root 2. So we can write here 1 by root 2 is the gain, and this is equal to 1 by 1 plus FH star by FH square. And this is root of whole by n. And further we can write this as, this is the root 2 and this is root 2 will cancel out, and this n, अगर हम इस n को इस साइड लेकर के जाएं तो we can write, rearrange this equation like 1 by n
is equal to 1 by 1 plus fh star by fh का whole square, or we can write here fh star by fh is equal to 2 to the power 1 minus m minus 1, and this is square, or we can write fh star is equal to fh two to the power 1 by n minus 1. So we calculated the value of fh star. In the same manner, we can calculate the value of fl star, and we can calculate the bandwidth of the cascaded stage. So if you will see here, this fh star जो है वो आपके fh से कम है, क्योंकि अगर आप n इज इक्वल टू 2 अगर आप पुट करते हैं फॉर n इज इक्वल टू 2, तो ये 1/√2 हो जाएगा, दैट इज़ 1.414 माइनस 1, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 0.414, and that is it will give you 0.64. This value is 0.64, so you will get the value of fh star is equal to 0.64 of fh. So we can write here that fh star is less than fh. और वैसे भी आपके जो कैस्केडेड स्टेज के बैंडविड्थ होते हैं वो कम होते हैं, तो जाहिर सी बात है जो fh जो है वो श्रिंक कर जाएगा, so that we'll get the value of bandwidth is less as compared to the single stage amplifier. Now we'll calculate the value of fl star. So calculation of fl star. So we can write gain at low frequency, जैसा हमने लास्ट एट हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन लिखा था. इन द सेम मैनर वी कैन राइट द गेन एट लो फ्रीक्वेंसी ऑल्सो फॉर इंडिविजुअल स्टेज. So for individual states the gain will be AI mod is equal to, that is 1 by 1 plus FL by F square, or we can write this is root 2, that is 1 by 2. So overall gain we can calculate for the cascaded stage. So overall gain of an identical stage in cascade and it is generated by AI star
AI mod is equal to 1 by 1 plus FL by F का होल स्क्वायर इज n by 2. Now at F is equal to FL, at F is equal to FL star, mod AI will give 1 by root 2. So we'll put the value of here 1 by root 2 is equal to 1 upon 1 plus FL by F a whole square by n by 2. So this root 2 and this root will cancel out and n को हम इधर लेकर के जाएंगे. So we can write 1 upon n 2 by 1 upon n is equal to 1 upon 1 plus FL by F square. And further we can write here FL star is equal to FL by 2 to the power 1 upon n minus 1. एंड यहाँ पे अगर हम देखें जिस तरह से FH में FH स्टार वॉज लेस देन FL आ रहा था, तो यहाँ पे आपका आएगा FL इज ग्रेटर देन FL. And we can also calculate the value of FL star at n is equal to 2. So for n is equal to 2, F star is equal to 1.56 FL star. So अगर हम इसके बैंड F फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को अगर हम देखना चाहें, सो दिस इफ दिस इज FL, दिस इज FL एंड दिस इज FH, तो FH स्टार जो है वो कम होगा FH से. सो दिस इज FH स्टार and this is considered as a FL star because FL star is greater than FH star. तो यहाँ पे बैंडविड्थ जो है, this is called the bandwidth of single stage and this is the bandwidth of multi-stage amplifier, that is BW star. So we can write here BW star for n आइडेंटिकल स्टेज का बैंडविड्थ जो है वो लेस होगा फॉर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के बैंडविड्थ से. फर्दर वी कैन कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट बैंडविड्थ हियर. सो द नेक्स्ट approximate, we can calculate approximate bandwidth. As FH is very greater than FL, तो जो FL जो होता है बिल्कुल आपके जो ऑरिजिन के पास होगा और मतलब काफ़ी नज़दीक होता है, तो दैट द FL वैल्यू इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू FH. सो वी कैन अप्रॉक्सीमेट हियर द बैंडविड्थ जो है आपका यहाँ पे
that is FH minus FL, and as the FH is very greater than FL, we can write here the bandwidth is approximately equal to FH. In the same manner, this is for single stage. In the same manner, FH स्टार जो है वो वेरी ग्रेटर देन होगा FL स्टार. So bandwidth we can write here for the multi-stage, that is FH star minus FL star, and this is approximately equal to FH star for multi-stage. So we can write here bandwidth star is equal to FH star is equal to FH 2 to the power minus 1 minus n by minus 1. So this is the result for the approximate bandwidth, and this is valid only when all the transistors are identical. क्योंकि हमने आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर कंसीडर किया है, इसीलिए सबका जो FH एंड FL जो होगा वो सेम होंगे. तो इसीलिए ये आपका रिजल्ट आपका निकल के आएगा फॉर द आइडेंटिकल स्टेज ऑफ द कैस्केडेड एम्पलीफायर. So we can write here this FH is nothing but the bandwidth of the single stage. So we can write here bandwidth star, and this is FH is the bandwidth of single stage amplifier 2 to the power 1 upon n minus 1. Or we can write here bandwidth star is less than bandwidth. सो द प्रीवियस हमने जो सिनेरियो लिया था उसमें जो ट्रांजिस्टर जो थे दैट वाज आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर दैट वाज कनेक्टेड इन द कैस्केडेड फॉर्म. तो उसके में हमने बैंडविड्थ को देखा एंड उसके रिजल्ट को भी देखा, व्हाट द रिलेशन बिटवीन द एन कैस्केडेड स्टेज बैंडविड्थ टू द रिलेशन ऑफ द सिंगल स्टेज एम्पलीफायर बैंडविड्थ. अब हम देखते हैं कि अगर देयर इज़ एन नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिकल स्टेज आर कनेक्टेड इन कैस्केडेड, तो यहाँ पे जो भी ट्रांजिस्टर कनेक्ट है दैट इज़ इंटरेक्टिंग मीन्स कनेक्टेड आर इन द कैस्केडेड फॉर्म, और जो कि आइडेंटिकल नहीं है. इफ़ दिस इज़ नॉट आइडेंटिकल सो द प्रॉपर इम्पिडेंस मैचिंग में प्रॉब्लम्स आएंगी. सो देयर इज़ नो प्रॉपर इम्पिडेंस मैचिंग. तो उस सिनेरियो में जो आपके FH हैं, FL है, वो सब क्या होंगे. सो वी कैन राइट हियर इन केस ऑफ नॉन आइडेंटिकल कैस्केडेड स्टेज. सो FH का जो वैल्यू आएगा आपका 1 upon FH star. Star is for the number of identical stages, and this is 1.1 by 1 root of single stage FH first stage of amplifier का स्क्वायर by 1 upon सेकेंड स्टेज का एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी टर्म एंड थर्ड स्टेज एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी टर्म and so on, and last one is the 1 upon FH n का
square term. So and this here the fh n you can write here fh n जो है आपके हाई 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर nth stage where n is equal to 1, 2, 3 and so on. In the same manner हम FL स्टार का भी फार्मूला लिख सकते हैं. So FL स्टार इज इक्वल टू आपका FH स्टार 1 by FH के टर्म में था, बट हियर द FL is 1 by 1.1 अंडर रूट ऑफ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का वैल्यू. सो FL1 का स्क्वायर FL2 स्क्वायर FL3 स्क्वायर एंड FLN का स्क्वायर, where FLN is equal to low 3 dB cut off frequency for nth stage where n is equal to 1, 2, 3 and so on. In the same manner we can write the value of rise time here. What is rise time? Rise time से भी प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं. So we can write the rise time is generated by TR. For single stage rise time is 0.35 by FH, and this is for individual stage. इन द सेम मैनर हम n नंबर ऑफ कैस्केडेड स्टेज के राइज टाइम को हम लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट TR स्टार इज इक्वल टू 1.1 इंटू TR1 का होल स्क्वायर TR2 स्क्वायर TR3 स्क्वायर एंड सो ऑन TRN का स्क्वायर, where TRN is equal is rise time of nth stage. Where n is equal to 1, 2, 3 and so on. तो यहाँ पे अगर आप देखें तो राइज टाइम जो है आपके कैस्केडेड स्टेज में बढ़ रहे हैं. इन द सेम मैनर FL का वैल्यू आपका बढ़ जाता है. लो फ्रीक्वेंसी जो लो 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर जाता है और हाई 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाता है. एंड राइज टाइम आपका जो है यहाँ पे TR स्टार दैट इज द राइज टाइम फॉर कैस्केडेड में इंक्रीज करता है.
सो व्हाट इज़ राइज टाइम? तो राइज टाइम जो है आपका, कोई भी रिस्पॉन्स है उसको 10% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू से 90% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने में जो टाइम लगता है, दैट इज़ कॉल्ड द राइज टाइम. So we can say the rise time is the time required for for the pulse to rise from 10% to the 90% of the maximum value. So the next one is the disadvantage of the multi-stage amplifier. The disadvantage of the multi-stage amplifier is the larger rise time response, because अगर किसी रिस्पॉन्स का राइज टाइम अगर हाई है, दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल. सो वी कैन राइट हियर द डिसएडवांटेज इज द लार्जर rise time or we can say if the rise time is large, means response is very slow. Response is very slow. The next one is, अगर आपको कोई सर्किट दिया हुआ है 2 स्टेज RC कपल एम्पलीफायर विच इज़ कपल्ड बाय कैपेसिटेंस. सो इट इज़ ए RC कपल एम्पलीफायर जिसमें 2 ट्रांजिस्टर आपके कैस्केडेड मोड में कनेक्टेड हैं बाय विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस. और इसमें अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि फाइंड आउट द लोअर 3 dB फ्रीक्वेंसी, सो हाउ कैन वी प्रोसीड हियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसीडर हियर that capacitance, input capacitance and emitter bypass capacitance. This is also we have considered it as an identical one. So this is emitter bypass capacitance and input capacitance we have considered here infinity. So it is act as a short circuit. अब हम यहाँ पे हाइब्रिड एनालिसिस करेंगे. सो हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिस्टर के आउटपुट हाइब्रिड सर्किट को ड्रॉ करते हैं, एंड दिस आउटपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू द इनपुट ऑफ द सेकेंड स्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर. तो हम पूरा सर्किट हाइब्रिड सर्किट एक्विवेलेंट सर्किट वी विल नॉट ड्रॉ हियर, विल ड्रॉ फर्स्ट स्टेज के आउटपुट पोर्ट को हम ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से आपका जो आउटपुट पोर्ट है वो कनेक्टेड है आपके सेकेंड स्टेज ऑफ input transistor, second stage of the input transistor. So this is the output stage of the first stage of the transistor. So we can see here
CC2, आफ्टर CC2 R1 और R2 आपके पैरेलल में आ जाएंगे, इफ एंड दिस Ri2 इज़ इन द पैरेलल विथ R1 एंड R2। तो यहाँ हमने ड्रॉ किया है Ri2 पैरेलल विथ R1 R2, हियर CC2 एंड यहाँ CC2 जो है आपके RC पैरेलल में आ जाएंगे एंड HFE करंट वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, दैट इज HFE IB। एंड अगर हमने ये कंसीडर इस रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हमने कंसीडर किया RC डैश एंड दिस part of the resistance and this part of the resistance Ri2 dash, so equivalently we can draw this circuit. Now we can calculate the time constant of this circuit, and this time circuit will give us a lower 3 dB bandwidth frequency. So we can write here omega L, that is lower 3 dB cutoff frequency, 1 upon tau, that is the time constant, and this time constant would be, if we will calculate this R1 RC dash plus Ri2 dash multiplication of CC2 dash, so we can write here RC dash plus RC2 dash Ri dash into CC2. So we can calculate the lower 3 dB FL is equal to 1 upon 2 pi RC dash plus Ri2 dash into CC2. So this is the important equation। यहाँ से क्वेश्चंस गेट में पूछे जाते हैं। So यहाँ पे RC डैश क्या हो जाएगा, वेयर RC dash is equal to 1 upon HOE parallel with RC Ri2 dash is equal to R1 parallel to R2 parallel to Ri2, and this Ri2 we can calculate this value is equal to HI for bypass REC, RC अगर आपके RE रेजिस्टेंस अगर नहीं प्रेजेंट है तो सर HI, इफ इट इज़ प्रेजेंट देन दिस HI इज Ri2 इज HIE plus 1 plus HFE RE. This is for an bypass RE. In the same manner we can also calculate if single stage RC coupled amplifier is given। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कंसीडर किया है कि C1 जो आपके इनपुट कैपेसिटेंस है एंड इमीटर बाईपास कैपेसिटेंस इज इनफिनिटली, सो इट एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट। और ये जो कैपेसिटेंस होंगे इससे किसके साथ जो भी इनपुट जो रेजिस्टेंस होगा वो टाइम कांस्टेंट वी कैन कैलकुलेट, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम कांस्टेंट विल गिव अस अ लोअर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जैसा कि हमने आउटपुट पोर्ट ड्रॉ किया था हाइब्रिड मॉडल ऑफ द प्रीवियस
जो RC कपल्ड एम्पलीफायर हमने देखा था तो उसके फर्स्ट स्टेज के आउटपुट पोर्ट को ड्रॉ किया था। इन द सेम मैनर यहाँ भी हम इसके आउटपुट स्टेज को हम ड्रॉ करते हैं। So this is the output port of hybrid model of the single stage amplifier, and this equivalent circuit को we have drawn it like that current source को हमने voltage source में convert किया, and so that this RC dash will come into the series with CC2 and RL. So RL RC dash and this is CC2 and RL is the load resistance. So in the same manner we can calculate the output time constant which will provide us the low 3 dB cutoff frequency. So output time constant we can calculate here. Output time constant that is tau naught is equal to R C dash plus RL into CC2. So we can calculate the value of lower 3 dB cutoff frequency, that is the reciprocal of time constant. So we can write here low 3 dB cutoff frequency omega L naught is equal to 1 upon tau is equal to 1 by RC dash plus RL by CC2, or we can write here FL naught is equal to 1 upon 2 pi RC dash plus RL CC2. So this is the important relation जहाँ से सवाल गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे जाते हैं। Now we will calculate, we'll see the effect of this C1. So in for if यहाँ पे भी हम एक टाइम मतलब टाइम कॉन्स्टेंट निकालेंगे that will also give us as a 3 dB cutoff frequency at the input side. So when we will consider see the effect of the this C1, so we will consider here that this C2 and CE are infinity. So CC this C2 and CE act as a short circuit. So we will see the effect of CC1. So here we will consider let C1 and CE. C1 and CE are infinity, hence
C1 and C act as short circuit. So at input input side में we will calculate the time constant here. So this is the source voltage Vs, source resistance Rs, and the capacitance C1, and with this C1, this R1 and R2 would be in parallel, and Ri would be in parallel with R1 and R2. So we can draw here, this is R1 parallel with R2, further this is Ri. Let me consider this a Ri dash. So input time constant we can calculate here. Input time constant, that is Ti is equal to this, we have considered Ri dash, so Rs plus Ri dash into C1, where Ri dash is equal to R1 parallel with R2 parallel with Ri. So further we can calculate the low 3 dB cutoff frequency at input side. Low 3 dB cutoff frequency, that is ओमेगा एल आई. हमने आउटपुट निकाला था तो हमने क्या डिनोट किया था, ओमेगा एल ओ एट आउटपुट साइड, that is tau I, and this is 1 upon Rs plus Ri dash into C1, or we can write F Li is equal to 1 upon 2 pi Rs Ri dash C1. हमने 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड ड्यू टू द कपलिंग कैपेसिटर कैलकुलेट किया, एंड जो भी हमने कैलकुलेट किया एट लो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट किया, बिकॉज दीज कैपेसिटेंस हैज़ सम वैल्यू एट लो फ्रीक्वेंसी, एंड if we will see at mid frequency then CC1 जो इनपुट कैपेसिटेंस है C1 act as a short circuit. So the resistance, if we want to see from the Vs side, so it is acting as a short circuited, and there is a input, there is a resistance at for the AC signal, that is Rs, and if we want to calculate at input resistance at Vs or Vi, whatever we can say here, so we can write here
resistance seen at Vs. This would be Rs dash is equal to Rs plus Ri dash. So we have calculated through two 3 dB cutoff frequency at input side and output side. So which one will be the valid one? So we see one example. So for example, as low 3 dB cutoff frequency act as a low pass filter. So for example, if at input side the if FLI is equal to 10 Hz and output side, if in calculation we got the FLO is equal to 20 Hz, तो कौन सा इस इन दोनों में कौन सा कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है वो दैट विल बी अ वैलिड वन. तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई भी सिग्नल पास होना है तो इट शुड बी FL should be 20 Hz at least, then the circuit and the all signal will be passed. So the resultant, if we will see here, that the resultant 3 dB frequency would be 20 Hz. So we can write output will pass high cutoff frequency that is resultant lower cutoff frequency is 20 Hz. Okay, the next topic is the cascade amplifier. Cascade amplifier is basically a multi-stage amplifier where CE followed by CB, means common emitter followed by CB. This type of coupling provided the direct couple, therefore suitable to amplify AC as well as DC signal, but major application is a high frequency amplifier. तो जैसा कि ये सी एंड सी बी कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ अ डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर. हमने लास्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था 3 टाइप ऑफ कपलिंग we usually do. First one is the RC couple, second one is the direct couple, and third one is the transformer couple. So this is the example of the direct couple amplifier where we can amplify AC as well as DC signal, but generally it is used to amplify high frequency amplifier. तो यहाँ पे ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर इज इन द कॉमन इमीटर configuration, and second is in the common base configuration, and our output is taken here. So there is some more other configuration are available for the cascade amplifier that we can see. It is a mixture. We can make this cascade amplifier using the FET also. So this is the other cascade amplifier. The first one is the FET we are using, which is in the common source mode, and second output we have taking it from common base, and in the similar way we can replace exchange this FET and BZT here. So input is taken at the common emitter configuration and output is taken from the common gate configuration, and here both are we are using both FET
and the input we have given to common source and output we are taking from common gate. यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कॉन्फ़िगरेशन और भी है आपको जो जनरली आपको देखने के लिए मिलेगा, दैट इज़ फर्स्ट we are giving input at the common emitter configuration, common emitter transistor. So Vs supply we are giving to him, and this is a common base because and output is taken it from collector, and input is from we are taking it from emitter, and we can see that the base is the common one. So this is a common base configuration, output is taken from the common base. एंड यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपको ट्रांस कंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है, ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस कि ये इनपुट में हम जो अगर हमको इनपुट देते हैं और जो हमें आउटपुट मिलता है तो ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस क्या होगा, बिकॉज वी आर गिविंग इनपुट टू द कॉमन इमीटर एंड टेकिंग आउटपुट टू द कॉमन बेस. सो वी विल कैलकुलेट हियर द ट्रांस कंडक्टेंस. So we can write it like Gm is the trans conductance, and that is nothing but हम यहाँ देख सकते हैं this is IC2, the common base का IC2 is nothing but output current, and इसका फर्स्ट ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है that is I01 is nothing but IE2, and the base we are taking input we are taking from the base of the common emitter configuration. So we can write here I naught Gm is equal to I naught, output is taken from here, and V1, or we can write here Vc. So I am writing it, this is a V1, and also अगर हमें इस स्टेज का इस ट्रांजिस्टर का GM अगर हमको कैलकुलेट करना है, एक्चुअली वी हैव टू कैलकुलेट दिस वन, ये क्या होगा. तो अगर हम फर्स्ट स्टेज का ट्रांस कंडक्टेंस देखें GM1, तो व्हाट वी विल गेट हियर I01 बाय V1 or VB, whatever you can say, because we are taking the input at Vc or Vs we can take. So यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका I01 जो है, I01 is nothing but IE2, and अगर आप कॉमन बेस में देखें तो we can take approximation here. This IE2 is approximately मतलब means nearly equal to IC2, because the value of IB2 will be very less. So we can take here equal to IC2, and this is nothing but I naught. So from equation we put this equation 1. So from overall conductance we can calculate here. So this is Gm, we can write Gm is equal to I naught by V1 is equal to I01 by V1, and this is GM1 only. So here जो ओवरऑल ट्रांस कंडक्टेंस है, दैट इज़ द ट्रांस कंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर, दैट इज़ द कॉमन इमीटर का जो आपका ट्रांस कंडक्टेंस होगा, दैट विल बी द ओवरऑल कंडक्टेंस ऑफ द ओवरऑल कंडक्टेंस ऑफ द कैस्केड एम्पलीफायर. तो यहाँ पे तो हम लोग जैसे कि हमने अप्रॉक्सीमेशन लिया था, सो वी गॉट दिस. अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहें तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सो
this is the I naught, or I naught we can write it here IC2, and IC2 we can write in terms of the alpha, that is I alpha IE2, and this alpha IE2 is equal to I01, so we can write here I01, this is alpha I01. So we can write the overall transconductance is equal to I naught by Vi, and this is alpha I01 by Vi, or I01 by Vi is the transconductance of the first stage, so we can write alpha GM1. Or also, if we want to write this transconductance in terms of the beta, so we can write alpha is equal to, in terms of the beta by beta plus 1 is equal to GM1. So this is the exact value of the transconductance, overall transconductance of the cascode amplifier. So if we want to approximate here at this stage, so if beta is very greater than 1, so we can write here GM is equal to GM1. Also एक पॉइंट यहाँ नोट करने के लिए है, फॉर द केस ऑफ द इन कैस्कोड एम्पलीफायर, दैट द जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है ऑफ द कैस्कोड एम्पलीफायर इज बेसिकली डिसाइडेड बाय द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉमन इमीटर, because the common emitter input resistance is very high, and if you will see the common base, the input resistance is very low. तो in the same manner जो output resistance होगा, तो कॉमन बेस का आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है वो सबसे हाई रहता है. सो द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कैस्कोड एम्पलीफायर इज डिसाइडेड बाय, बिकॉज वी आर टेकिंग द आउटपुट फ्रॉम द कॉमन बेस, तो आउटपुट रेजिस्टेंस जो आपको डिसाइड करेगा दैट इज बाय द कॉमन बेस, और इनपुट हम कॉमन इमीटर से दे रहे हैं, तो सो द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द कैस्कोड एम्पलीफायर इज डिसाइडेड बाय कॉमन इमीटर. सो वी कैन राइट हियर, so we have written here that the input resistance of the cascode amplifier decided by the input resistance of the common emitter, and output resistance is decided by the output by the common base, because common base has high output resistance. So the next one is the direct couple amplifier. सो डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर में हम डायरेक्टली एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से कनेक्ट करते हैं विदाउट यूजिंग एनी कैपेसिटेंस. सो दिस इज सुटेबल टू एम्पलीफाई डीसी सिग्नल अलॉन्ग विथ अ वाइड बैंड ऑफ एसी सिग्नल. एंड जैसे कि जो आपके इनपुट, जो अगर आप कॉमन कैपेसिटर यूज़ करते हैं, दैट इज इनपुट कैपेसिटेंस, आउटपुट कैपेसिटेंस, दैट इज़ द कपलिंग कैपेसिटेंस, एमीटर बाईपास कैपेसिटेंस, तो लो 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आते हैं. एज वी आर नॉट यूजिंग द कपलिंग कैपेसिटर इन द डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर, तो जो आपके लो फ्रीक्वेंसी में जो आपके एक डिप आ रहा था, दैट विल नॉट एग्जिस्ट इन द डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में. सो वी कैन सी हियर दैट FL0 will be the 0 for the direct couple amplifier, because there is no coupling capacitor here. तो यहाँ विद कपलिंग कैपेसिटर में आपके जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो इस तरह का होंगे, और जो विदाउट आपका कपलिंग कैपेसिटर में आपका जो है स्टार्टिंग में वो फ्लैट होगा, और फिर आफ्टर FH इट विल रिड्यूस. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ वाइडली यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर. या हायर सेमेस्टर में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एक पेपर ही पढ़ना है, सो यू विल स्टडी एट दैट semester and that paper. And higher cutoff frequency is called the approximate bandwidth of the amplifier, because there is no low 3 dB cutoff frequency. So this is FH is basically it will give a bandwidth of the direct couple amplifier. In DC amplifier there is no proper DC isolation
इन बिटवीन द स्टेज, देयरफॉर द स्टेबिलिटी इज़ लेस। तो जाहिर सी बात है, आपके कपलिंग अगर हम नहीं करेंगे तो हमने इसको पहले भी देखा था कि अगर हम कपलिंग नहीं करते हैं तो एक स्टेज का जो बाइसिंग डीसी बाइसिंग है वो दूसरे स्टेज के डीसी बाइसिंग को अफेक्ट करेगा। सो द स्टेबिलिटी of the DC amplifier is less as compared to the RC coupled amplifier. Direct coupled amplifier suffers from the drift problem is due to the ICO. ICO आपके लीकेज करंट है, and this is the disadvantage of the direct coupled amplifier because it's suffer from the drift problem due to the ICO, and the popularly used direct coupled amplifier is emitter coupled differential amplifier। तो जब आप इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट इमीटर कपल्ड डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टडी करना है। सो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।